आज हम ये पाठ पढ़ेंगे भाड़े का टट्टू। ठीक है, भाड़े का यानी किराए का। टट्टू आप कह सकते हैं कि एक जानवर होता है, जो गधा होता है, डोंकी होता है, उसके बच्चे को बोलते हैं, उसी कैटेगरी का होता है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि भाई किराए पर काम करना, मतलब कोई भी ऐसा प्राणी जो कि बिना सोचे समझे बस उसको जो काम करना है वो करता ही जा रहा है। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि क्या ये काम सही है, क्या ये काम गलत है, क्या इसका मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा, या इसका क्या असर होगा। वो कुछ नहीं सोचता, बस वो मतलब एक गधे की तरह काम करता जाता है। और भाड़े का यानी किराए का, ये जो आपका पाठ है ये पूरे 14 पेज का है, 14 पेज का है। तो हम उसको एक वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करेंगे, मैं आपको हर पेज पर समझाऊंगी कि उस पेज पर उस जो ये कहानी चल रही है उसका क्या भाग है और उसमें क्या बताया गया है। अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो ये जो कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है कि वो किस प्रकार से कॉलेज में एक साथ थे, फिर किस प्रकार से वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपनी नौकरी, अपना काम, और किस तरह से उनकी जिंदगी में कितने परिवर्तन आए। दोनों के विचारों में बहुत ही बड़ा परिवर्तन था, दोनों के जो विचार थे वो बिल्कुल ही अलग हुआ करते थे। उनके विचारों का उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा वही इस कहानी में, इस पाठ में बताया गया है। तो जैसे कि सबसे ऊपर लिखा गया है कि आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो युवक हाथ में हाथ मिलाए टहल रहे थे। एक का नाम यशवंत था, दूसरे का रमेश। जब बच्चे आप ये कहानी पूरी पढ़ेंगे ना, तभी जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से पढ़ोगे, तो आपको लगेगा आप कोई फिल्म देख रहे हो। पूरी फिल्म की स्टोरी है ये, और इसके ऊपर शायद फिल्म भी पुरानी बन चुकी है। तो जो यशवंत था वो काफी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बोलते हैं यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ये तो जिम जाता है, तो वैसे अच्छी बॉडी वाला था और बहुत ही स्वस्थ दिखता था। लेकिन जो रमेश था वो इतना अच्छा सा बॉडी बिल्डर जैसा नहीं था, थोड़ा कमजोर सा ही दिखता था, पतला था, छोटी हाइट का था। तो उन दोनों में अक्सर किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। तो जो अभी बहस हो रही थी वो ये था कि यशवंत ने कहा कि भाई मैं तो आत्मा के आगे धन का मूल्य कुछ नहीं समझता, मतलब मेरे लिए तो पैसों की वैल्यू नहीं है। मैं तो भाई एक ईमानदारी को, एक अच्छाई को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। अक्सर होता है जब हम छोटे होते हैं, कॉलेज में होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम असली जिंदगी का सामना करते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। तो यहाँ तो वो ऐसे कह रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसको जानता है कि नहीं नहीं, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बोलता है मैं आगे चलकर दिखा दूंगा कि मैं धन को कितना तुच्छ समझता हूँ। लेकिन जो रमेश है वो कहता है मैं धन को तुच्छ नहीं समझता, मैं तो धन को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। आखिर मैं इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, किस लिए? कि मैं अच्छे से पढ़कर किसी अच्छी जगह नौकरी करूँ। दोनों वकील बनना चाहते हैं, और फिर मैं कोई मुकदमा लड़ूं, और यहाँ तक कि जब मैं मुकदमा लड़ूंगा तो मुझे अगर रिश्वत भी मिलेगी तो मैं तो वो भी लूंगा। तो आप देखते हो कि अभी दोनों की जो विचार हैं बिल्कुल अलग अलग है। एक कहता है नहीं मेरे लिए धन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरा बोलता है नहीं मैं धन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों की बहस हो रही है। फिर रमेश जो है वो बोलता भी है कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना केवल साधु सन्यासी कर सकते हैं। एक आम इंसान जो होता है भाई उसको तो अपनी जिंदगी बितानी है, वो क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो उसको तो भाई पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करेगा ही। तब यशवंत उसको कहता है अरे रहने दो, तुम तो भाड़े के टट्टू हो, मतलब तुम पैसों के लिए बस काम करते रहते हो, तुम भाड़े के टट्टू हो। फिर रमेश कहता है तुम काठ के उल्लू हो। दोस्त एक दूसरे को कह रहे हैं काठ के उल्लू, यानी कि लकड़ी का उल्लू, मतलब जिसके अंदर, जिसको कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप देखिए अभी जो यशवंत है वो उसको कह रहा है भाड़े का टट्टू। ठीक है, अब आगे जो कहानी में बदलाव आएगा देखिएगा चीजें कैसे बदलती हैं, कैसे परिवर्तन आता है। फिर क्या हुआ, दोनों एक साथ स्कूल में दाखिल भी हुए थे, फिर कॉलेज में भी साथ साथ पढ़े, और खूब उपाधियां लेकर, मतलब जो भी वो लोग किसी भी कंपटीशन में जाते वहां के उनके मेडल्स थे, मतलब पूरे वो लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। अब पढ़ाई करने में भी क्या फर्क था, जो यशवंत था वो थोड़ा कम बुद्धि का था लेकिन मेहनती था। कई बच्चे होते हैं ना कि जो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि एकदम से उनको समझ में नहीं आता खूब, लेकिन पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। कुछ होते हैं कि वो 5 मिनट भी पढ़ते हैं, उनको एक बार में चीजें समझ में आ जाती हैं और वो नंबर ले आते हैं। तो यशवंत को पता था कि उसको जल्दी से चीजें समझ में नहीं आती, तो उसने खूब मेहनत करता था, खूब घंटे घंटे पढ़ाई करता था। लेकिन जो वो था, रमेश था, उसको तो लगता था भाई ठीक है मैं पढ़ लूंगा, सब कर लूंगा, ये करना वो करना।
अपना वो मस्ती करता रहता था। यशवंत ने क्या किया था, अपनी सारी मस्ती वगैरह छोड़ दी थी और केवल पढ़ाई में लग गया था। लेकिन रमेश, जिसको जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो कर लूंगा, वो क्रिकेट खेलता, मस्ती करता, सब कुछ करता, बल्कि यशवंत को जाके परेशान भी करता था। छोड़ना, बोलते ना, अरे चल ना, पढ़ लियो, अभी मेरे साथ घूमने चल, ये कर वो कर। लेकिन यशवंत नहीं जाता था। यहाँ तक कि यशवंत उसको इग्नोर भी करने लग गया, उसको देखते दरवाजा बंद कर लेता था। फिर परीक्षा हुई। परीक्षा में वही हुआ कि भाई यशवंत ने बड़ी मेहनत की थी तो चलो वो नंबर ले आया अच्छे से। लेकिन रमेश ने ओवर कॉन्फिडेंस में था, वो रह गया। तो इतना उसके लिए अच्छा पेपर नहीं हुआ। और यही निकला कि कछुआ खरगोश से बाजी मार लेगा। यहाँ पे कछुआ कौन है? यहाँ पे कछुआ यशवंत है, क्योंकि स्लो लर्नर था, लेकिन वो जीत गया। और जो अपने को बहुत तेज समझता था, उसके नंबर इतने नहीं आए। फिर रमेश की आंखें खुली, उसको समझ में आया नहीं अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर उसने कानून की पढ़ाई की, परीक्षा की तैयारी की। और मतलब ज्यादा मेहनत नहीं की, तब भी वो अव्वल दर्जे आने की बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आया, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज था। और यहाँ पे जो यशवंत था, वो भी एक जिले में ऑफिसर बन गया था। अब कहानी में क्या आता है, कहानी में 10 साल बीत गए हैं। यशवंत खूब दिलो जान से काम कर रहा है, वो ऑफिसर बन गया है और खूब काम करता है वो मतलब खुश होके करता है। लेकिन जो उसके मातहत यानी उसके अंडर में लोग काम करते हैं ना, वो उससे खुश नहीं रहते। होता है ना, वो तो खूब काम करना चाहता है, लेकिन हर कोई काम करना नहीं चाहता। बहुत से लोग काम चोर होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा बॉस है, खुद भी काम करता रहता है, हमसे भी कराता है। लेकिन जो भी था, धीरे धीरे उसने मेहनत की। और फिर उसकी मेहनत का क्या फायदा हुआ, और फिर ऑफिसर वगैरह से उसके बड़े अच्छे संबंध थे, तो वह जिले का जज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जज बना दिया गया। अब रमेश जो था, वो इतना भाग्यशाली ना था। वो भी बना वकील, लेकिन जहां भी मुकदमे की सुनवाई के लिए जाता, वो असफल हो जाता। मतलब उसको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो ना गलत बात को सहता नहीं था। मान लीजिए उसको बुलाया गया है, हाकिम यानी कि जो वहां का जो एक ऑफिसर है, वो बुलाया है कि आप 10 बजे आना, और ऑफिसर खुद ही 10 बजे नहीं आ रहा है। तो उसको ये चीजें बहुत खराब लगती थी और वो वापस चला जाता था। मतलब एक तरह से आप देख रहे हो, जिंदगी में दोनों के विचार जो अलग अलग है, तो उनकी जिंदगी भी वैसी चल रही है। तो वो, उसको कोई केस नहीं मिलता, उसको कोई फायदा नहीं होता। अब जब कई बार तो जज से लड़ बैठता, क्योंकि तुम लेट आए हो, ये वो, उनसे लड़ बैठता। यहाँ तक कितनी लड़ाई हो गई कि उसका सर्टिफिकेट यानी सनद उससे छीन लिया गया। लेकिन उसने अपना जो विचार था, अपना जो एक जिंदगी जीने का ढंग था, नहीं छोड़ा। फिर उसने क्या किया, वकील छोड़कर वो शिक्षक बन गया, कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। लेकिन यहाँ पर भी वही बात हुई, प्रिंसिपल के साथ में उसका झगड़ा होता रहता। प्रिंसिपल चाहता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स में ना जाएं, पॉलिटिक्स ना करें। लेकिन ये, क्योंकि ये आजादी के पहले की कहानी है, तो इसको लगता था नहीं, हमें करना चाहिए, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। फिर यहाँ भी उसने वही किया, विद्यार्थियों को राजनीति में शामिल किया, तो फिर उस लड़ाई हो गई प्रिंसिपल से, और फिर यहाँ से भी उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से परेशान हो होकर करते करते उसने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, उसने अखबार में लिखना शुरू किया, और उसके आर्टिकल्स निकलने लग गए देश के बारे में, समाज के बारे में। और ऐसे कि लोग पढ़कर एकदम, जैसे कि अब कोई उस वक्त जो अंग्रेज सरकार है वो गलत काम कर रही है, या कोई नेता गलत काम कर रहा है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन गलत काम कर रहा है, तो उसकी आलोचना करता था, उसमें लिखता था उनके बारे में। तो एक तरह से उसके दुश्मन भी बन गए, और लोग चाहते थे कि इसके साथ बुरा हो, इसको पकड़ा जाए, किया जाए। तो वही देश की स्थिति चिंताजनक हो रही थी, क्योंकि देश हमारा गुलाम था। और उस पर से ये ऐसे ऐसे कॉलम लिखता था, आर्टिकल लिखता था। तो जो उसका यशवंत दोस्त था, वो भी कई बार पढ़ के कांप जाता, उसको डर लगता ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाए, अंग्रेज सरकार इसको बंदी बना ले, इसके खिलाफ मुकदमा हो। ठीक है, समय बीतता गया। उसके बाद यशवंत भी अब बनकर जिला जज हो गया। अब देखो, अब इनकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट आएगा। अब वही था कि देश में राजनीतिक हलचल हो रही थी, ठीक है, लोग परेशान थे और आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसे में जो रमेश था, वो और भी ज्यादा लिखने लग गया। यहाँ तक कि वो जाकर ना जगह जगह लेक्चर देने लग गया, ठीक है, सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ, लोग जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ। ऐसे करते करते अब क्या था, अब जो सरकार के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए तो भैया वो दुश्मन हो गया। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, ऐसे तो ये मानेगा नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि यशवंत के पास खबर आई कि भाई वो ऐसे ऐसे करता है। तो उसने सोचा ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। तो यशवंत ने उसको अपने घर बुलाया, उसके घर गया रमेश। दोनों दोस्त इतने सालों बाद मिले, तो अब खूब मिले, बातें बातें की, खाना पीना खाया, पुरानी बातें होती गई, क्या किया कैसे किया। और फिर जब खाना वाना खा लिया,
देर रात, और उसने समझाया भी रमेश को कि तुम ऐसा मत लिखो, नहीं तो सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसने बोला नहीं मेरा काम है, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा ही करूंगा। फिर बातें करते करते रात हो गई तो वो वहीं पर ही रुक गया। जब वो अगले दिन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर पुलिस ने घेर रखा है। वो परेशान जब गया तो पता चला कि उसके घर से बंदूक मिली है, पिस्तौल मिली है, और उन्होंने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कहीं जगह डाके वाके पड़े थे तो उनको लगा कि इसके पास पिस्तौल है तो इसने डाका वाका किया होगा, इसने ही सब लूटपाट की होगी। अब लेकिन रमेश तो बेकसूर था, क्योंकि जिस रात वह अपने दोस्त के यहाँ था उसी रात का इल्जाम था, उस रात की चोरियों पर डाकों पर का इल्जाम था, लेकिन उस समय तो अपने दोस्त के यहाँ था। तो उसको लगा कि मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा, बता देगा कि मैं तो उसके घर पर था। लेकिन अब देखो क्या करता है यशवंत। यशवंत सोचता है कि अगर मैं बताऊंगा कि मैं इसके साथ था, ये मेरे घर पर था, तो ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, क्योंकि ये कॉलम लिखता है, सरकार के खिलाफ लिखता है, सरकार की आंखों की किरकिरी है, ठीक है ना, सरकार उसको पसंद नहीं करती, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई आंच आ जाए। अब वो परेशान भी होता है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, यशवंत हृदय शून्य न थे, भाव शून्य न थे, लेकिन कर्म शून्य अवश्य थे। मतलब कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका दोस्त निर्दोष था, लेकिन वो रो भी पड़ते थे कि हाय बेचारा फंस रहा है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि सच्चाई बताकर उसको बचा लें। आखिरकार केस उनके पास आता है, केस आगे बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, उनका दोस्त यशवंत उसको बचाता नहीं है और उसको सजा हो जाती है। और सजा भी कितने साल की, 7 वर्ष की कैद। 7 साल वो जेल में रहता रमेश। सोचिए उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ एक दोस्त ने ही उसको सजा दी, एक दोस्त ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। अब 7 साल जब जेल में काट कर निकलता है रमेश, अब वो बिल्कुल खुलकर क्रांतिवादी बन जाता है। कहता है अब तो मैं खुलकर इस सरकार के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ बोलूंगा। और अब वो सच में जो इल्जाम उस पर लगा था ना कि इसने डकैती की है, वो अब वो सच में डकैत बन जाता है। वो अमीरों के यहाँ से चोरी करता है, उनको लूटता है और गरीबों की सहायता करता है, उनके लिए अस्पताल बनवाता है, बैंक बनवाता है, उनको जरूरत पड़ने पर पैसे देता है। तो एक तरह से रॉबिनहुड टाइप बन जाता है, वो अमीरों को लूट कर गरीबों को बांटता है। अब क्या है, अब फिर से वही बात आएगी, अब उसके खिलाफ फिर से इतने सारे केसेस होने लग गए कि भाई इसने तो पूरे देश में लूटपाट मचा रखी है। अब हर कोई उससे घृणा करने लगता है, सरकार भी उसको पकड़ना चाहती है, बड़े लोग भी उसको पकड़ना चाहते हैं। अब उसका जो दोस्त है ना वो भी उससे घृणा करने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी वजह से तो ये जेल गया, और उसी से उसके जेल जाकर ही उसके विचारों में बदलाव आया कि वो सच में डाकू बन गया। वो कहता है कि मैं तो अगर ना पकड़ा जाएगा ना तो मैं फिर से उसको सजा दिलाऊंगा, ऐसे ऐसे तक वो बोलता है। फिर अब वो क्या करें, दिन गुजरते रहते हैं गुजरते रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि जो इनका गैंग होता है ना, जो सारे डाका डालते थे, उन्हीं में से एक आदमी उनके थोड़ा खिलाफ हो जाता है। उनकी कोई बहस होती है और वो आदमी उनके खिलाफ हो जाता है, और वो आदमी उनका ग्रुप छोड़कर चला जाता है। और वो जो ग्रुप छोड़कर चला जाता है ना, वो आदमी सीधा पुलिस के पास जाता है और बता देता है कि रमेश कहाँ पर है, ताकि पुलिस उसको पकड़ सके। फिर से वही होता है, बेचारा रमेश जो होता है वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर फिर से केस चलता है, जो कि उसने एक तरह से गरीब लोगों की सहायता की थी, लेकिन कानून की नजर में वो गलत था। और विश्वासघात करता है उसके अपनी टीम का आदमी, और वो पकड़ा जाता है और फिर से वो जेल चला जाता है। अब क्या है, अब कैसे उसका कोई केस लड़ेगा। अब तक तो बोलता था ना ये यशवंत की मैं केस लड़ूंगा, मतलब उसको बचाने के लिए कोई वकील केस लड़ने नहीं आ रहा है। दोस्त तो भूल जाओ, दोस्त तो वैसे भी पहले कह रहा था कि मैं तो बल्कि इसके खिलाफ केस लड़ूंगा। तो ये भी बोलता है कि हाँ अच्छा इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक दिन यशवंत के ऑफिस में एक महिला आती है और वह कहती है कि तुम रमेश का केस लड़ो। तो उसको पता चलता है ये उसकी पत्नी है, और उसको वो 3,000 रुपए मतलब हर दिन के, जब जब भी वो मुकदमा जाएगा कोर्ट में, वो देने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब वो जब पैसा सुनता है ना उस वक्त 3,000, ये तन्मय मैं आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगी अगर आपने एनोटेट किया तो। 3,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी उस समय। तो वो फिर से देखा आपने, लालच में आ जाता है, क्योंकि अब वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है, उसको पेंशन भी मिल रही होती है, पहले की बहुत पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं होता। जब वो देखता है कि औरत मुझे इतना पैसा दे रही है, 3,000 रुपए रोज देगी, तो कहता है ठीक है मैं
इसका केस लड़ूंगा। और कहती है कि अगर आपने छुड़ा दिया ना मेरे पति को तो मैं आपको 50,000 रुपए इनाम भी दूंगी। बस उसके मुंह में पानी आ जाता है। और 2 महीने तक मुकदमा चलता है। वो सोचता है 2 महीने भी अगर मुकदमा चलेगा तो कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे, ऊपर से पुरस्कार। तो इतने सारे लालच में खुश होकर वो बोलता है ठीक है मैं केस लड़ूंगा। और वह रमेश का केस लड़ता है। और लड़ने के बाद में वह रमेश को बचा भी लेता है, सजा से उसको बचा लेता है। खूब सारे एड़ी चोटी का जोर लगाता है, सबूत पेश करता है। और अब वो बच गया रमेश। बचने के बाद में शाम के समय रमेश अपना, भाई बच गया तो अपना पार्टी वगैरह कर रहा है, गरीब लोगों को भोजन खिला रहा है, उसके दोस्त भी आए हुए हैं, सब बधाई दे रहे हैं। और वहां पर यशवंत भी आया होता है और यशवंत को भी खूब अच्छे से बधाइयां मिल रही थी, तुमने ये केस जीत लिया है। अब जब दोनों बात करते हैं ना, मतलब यशवंत से वो बात नहीं करता है, उसको देखकर मुंह फेर लेता है। तो यशवंत को लगता है मैंने इसको बचाया है और मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा एहसान नहीं मान रहा है। तो उसको बोलता भी है कि तुम इतना ऐड क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बुराई क्यों नहीं की, बल्कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। तब रमेश बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ क्या भलाई की है। तुमने तो, बोलता है पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया, अब की परलोक का किया है, मतलब कि तुमने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी है। तो वो बोलता भी है उसका दोस्त कि लेकिन इसके लिए मैंने कितनी हिम्मत का काम किया है। तो बोलता है तुमने हिम्मत या साहस का काम नहीं किया है, तुमने स्वार्थ से काम किया है, तुम स्वार्थ के भक्त हो। और मैं आपको भाड़े का टट्टू समझता हूँ। आपको याद है शुरू में मैंने कहा था ना, लिखा था ना, यशवंत हमेशा रमेश को भाड़े का टट्टू बोलता है क्योंकि रमेश पैसों को बहुत महत्व देता था। लेकिन अब क्या हुआ, जिंदगी के इस सफर में इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद अब कौन भाड़े का टट्टू निकला, यशवंत। क्योंकि यशवंत ने जो भी कुछ किया पैसे के लिए किया। उसने पहले रमेश को नहीं बचाया, सजा होने दी, वो भी पैसे के लिए किया। क्योंकि अगर पता चलता कि वो रमेश के साथ है तो पता नहीं उसकी नौकरी में क्या होता या उसको बदनामी सहनी पड़ती, मतलब वो डर गया। तो वहां पे भी वो भाड़े का टट्टू निकला। और अभी भी उसने अपने दोस्त को अगर बचाया है तो वो भी भाड़े का टट्टू ही निकला है, केवल उसने पैसों के लिए काम किया है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझसे जिंदगी में कभी धन्यवाद की आशा मत रखना, क्योंकि तुम धन्यवाद के काबिल नहीं हो। तो बच्चे आपने देखा कि एक फिल्म की तरह ये पूरी आपकी कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है कि स्कूल से लेके कॉलेज से लेकर फिर किस प्रकार से उनकी जिंदगी बदलती है और किस प्रकार से जो यशवंत, जो दोस्त है यशवंत नाम का, वो किस प्रकार से रमेश का साथ कभी नहीं देता है, लेकिन रमेश किस तरह से मुसीबतों से निकलते निकलते बाहर आता है। और आखिर में शुरू में जिसको भाड़े का टट्टू बोला गया था वो भाड़े का टट्टू नहीं निकला, लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो निकला। तो एक तरह से दो दोस्तों के बीच जिंदगी के सफर की कहानी है कि किस प्रकार से उनकी जिंदगी बदलती है। और एक शिक्षा ये भी है कि आपके दोस्त हैं, अगर जिसको आप दोस्त मानते हो तो उनका साथ दो, कभी कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, हमेशा उनका साथ दो, उनके लिए अच्छा करो। उसने साथ कब दिया, जब उसको पैसे मिलने लगे, जब उसको प्रतिदिन 3,000 रुपए मिलने लगे तब उसने साथ दिया। इसका मतलब वो गलत है, ठीक है, वो डाके डालता है सरकार की नजर में, वैसे भी वो एक तरह से मुजरिम है तो उसको बचा रहा है। देखा आपने, उल्टा, जब वो वाकई में मुजरिम है तो उसको बचा रहा है, और जब वो मुजरिम नहीं था, जब वो बिल्कुल सही था, उसके घर पर था उस रात, तब उसने उसको नहीं बचाया। तो इस प्रकार से आपकी ये कहानी है। आपको जब भी फुर्सत मिले आप इसके कहानी को शब्द प्रति शब्द पढ़िए आप, ठीक है। थोड़े से आपको लगेंगे मुश्किल शब्द इसके, थोड़ा लगेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और लेकिन आपके प्रश्न उत्तर करने के लिए जो अभी मैंने आपको एक समरी के रूप में समझाया है ना, उससे भी आप प्रश्न उत्तर कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है, यशवंत और रमेश का विद्यार्थी जीवन कैसा था। कैसा था विद्यार्थी जीवन? जो यशवंत था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था लेकिन मेहनती था, जो काम हाथ में लेता था उसे पूरा छुप करके छोड़ता था। लेकिन रमेश तेज था दिमाग से लेकिन आलसी था, मौज मस्ती में ज्यादा समय बिताता था। वकील और शिक्षक के रूप में रमेश क्यों असफल हुआ? एक बार वो वकील बना, उसमें भी असफल हुआ, शिक्षक बना तब भी असफल हुआ, क्योंकि वह अपने सिद्धांतों से समझौता
हाँ, वो गलत मैंने बातों अभी स्क्लेरो में डाल दोगे क्या ये हाँ असाइनमेंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वह गलत बातों का समर्थन नहीं करता था, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उसका हर किसी से झगड़ा हो जाता था। फिर है, रमेश के निरपराधी होने पर भी यशवंत ने उसे सजा क्यों दी? भाई वो अपराधी नहीं था, फिर भी यशवंत ने उसको क्यों सजा दी? क्योंकि यशवंत डरपोक और स्वार्थी था। ठीक है, यदि वह रमेश को बेकसूर बताता तो क्या होता, उसके ऊपर भी उंगलियां उठ सकती थी, तो वो डर गया। फिर है, जेल से छूटने पर रमेश के जीवन में क्या परिवर्तन आया? जब वो 7 साल की सजा काट के आया तो क्या परिवर्तन आया? अब वह सच में ही डाका डालने लग गया। क्रांतिकारी है, बनेगा। हाँ, अमीरों को लूट कर वो गरीबों को देने लग गया, उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। फिर है, रमेश के गिरफ्तार होने पर यशवंत ने क्या किया? जब रमेश गिरफ्तार हुआ, रमेश 2 बार गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, हम देखेंगे। जब पहली बार गिरफ्तार हुआ था तो उसने उस तब वो जज था, उसने उसको वकील था, उसका केस में नहीं लड़ा, उसने बताया नहीं कि ये मेरे साथ है। जब दूसरी बार गिरफ्तार हुआ तो क्या किया? उसका केस लड़ा और उसको बचाया। फिर है, रमेश ने यशवंत को भाड़े का टट्टू क्यों कहा? रमेश ने यशवंत को भाड़े का टट्टू इसलिए किया क्योंकि उसने क्या किया? उसने सही गलत का फैसला किए बिना ही काम किया और वो जिंदगी में वही काम करता रहा। रमेश और यशवंत के लालच चरित्र की से नहीं। विशेषता, बिल्कुल, चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो वही चरित्र की विशेषताएं थी उसकी कि जो हमने पढ़ा कि विद्यार्थी जीवन में कैसे थे, वो बाद में कैसे थे। यशवंत बहुत ही डरपोक और बहुत ही स्वार्थी इंसान था, वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन जो रमेश था वह स्वार्थी नहीं था, वह बल्कि देश समाज के लिए भी कुछ करना चाहता था। तो पहले जो विचार थे यशवंत के कि वो यशवंत के कि मैं पैसों को कुछ नहीं समझता, पैसों को तुच्छ समझता हूँ, मैं अच्छाई को अच्छा मानता हूँ, ईमानदारी को अच्छा मानता हूँ, सारी चीजें बाद में गलत साबित की उसने। ठीक है, बल्कि रमेश ने, जो रमेश तो बोलता था मैं पैसों को बहुत मानता हूँ, लेकिन रमेश ने क्या किया? रमेश ने आगे चलकर पैसों को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से विपरीत थे और इसी प्रकार से उनकी जिंदगी आगे बढ़ी।